आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। इससे पिछली जो हमने 2 क्लास देखी थी, उन 2 क्लासों में हमने ये देखा जो वैदिक सभ्यता है उसमें ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की उन तमाम जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इन सभी स्थितियों को देखा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल को। ये 1000 BC से स्टार्ट होता है जो कि 600 BC तक रहता है। अब हमें ये देखना है कि इस उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो देखनी है। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले आपको पढ़नी है वेद। आपको पता होना चाहिए कि हमारे वेदों की संख्या मैंने जैसे बता दिया है कि हमारे 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इसमें कितने वेद पढ़ने हैं? आपको 3 वेद पढ़ने हैं। इन 3 वेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो 3 वेद कौन से हैं। एक है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। जो 3 वेद आपको पढ़ने हैं वो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि किस में आते हैं? उत्तर वैदिक काल में आते हैं। जो यजुर्वेद है इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? इसमें यज्ञों के करने के नियम व विधान यानी कि कानून, इन चीज़ों का उल्लेख है। वही बात करें सामवेद में किस चीज़ का उल्लेख है? सामवेद में संगीत का उल्लेख है। और अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख है? जैसे जादू टोना होता है ना, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, किसी को वशीकरण कर लेना, ठीक है ना। तो जादू टोना, वशीकरण, औषधि, ये सभी चीज़ किस में आती हैं? अथर्ववेद में आती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखेंगे ये यजुर्वेद आप पढ़ रहे हैं या सामवेद पढ़ रहे हैं या अथर्ववेद पढ़ रहे हैं, इनको बताने वाले ब्राह्मणों के नाम। ठीक, तो यजुर्वेद को बताने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके नाम है जैसे शतपथ एवं तैत्रीय। और अगर सामवेद की बात करें तो पंचविश एवं षड्विश। और अथर्ववेद की बात करें ब्राह्मण का नाम तो गोपथ। तो जो हमें सबसे पहले चीज हमें उत्तर वैदिक काल में पढ़नी है वो है वेद। और वेद हमारे कितने बताए गए हैं? 3, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम और विधानों का उल्लेख है, सामवेद में संगीत का, और अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण और औषधि, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। वही इनको बताने वाले ब्राह्मणों के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए तो यजुर्वेद के जो है वो है शतपथ और तैत्रीय, और सामवेद के हैं पंचविश और षड्विश, और अथर्ववेद के हैं गोपथ। दूसरी जो चीज़ आपको पढ़नी है वो आपको बतानी है उत्तर वैदिक काल में, वो है उपनिषद। पेपर में पूछे उपनिषदों की संख्या कितनी है तो बता देना 108। पूछे उपनिषदों का अर्थ क्या है? भैया उपनिषदों का अर्थ है गुरु के समीप रहकर अध्ययन या फिर ज्ञान ग्रहण करना, उसका अर्थ होता है उपनिषद। इसके साथ और क्या पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं पुराण। पूछे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके साथ और क्या पढ़ना है? आपको पढ़ने हैं आरण्यक। पूछे और क्या पढ़ना है? बता देना सूत्र। और क्या पढ़ना है इसके साथ साथ इसी उत्तर वैदिक काल में? और वो पढ़ना है हमें से महाकाव्य। एग्जाम में पूछे आपसे कितने महाकाव्य हैं तो बताना हमारे 2 महाकाव्य हैं। एक महाकाव्य उसका नाम है महाभारत और दूसरा रामचरितमानस यानी कि रामायण। इसके बाद और हमें क्या पढ़ना है? इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में हमें उपनिषद, पुराण, आरण्यक, सूत्र, महाकाव्य और वेद, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें उत्तर वैदिक काल में करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ के उत्तर वैदिक काल में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर वैदिक काल में हम ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है लौह युग से। कहा जाता है लौह तकनीकी युग यानी कि आयरन एज। 1000 BC एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लौह युग की शुरुआत कब हुई तो 1000 BC में। पूछे आयरन की खोज कहाँ से स्टार्ट मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल से। इससे पहले आपने IVC पढ़ा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ पर हमने कौन सी धातु के बारे में पढ़ा? कांस्य धातु के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो आप लौह युग देख रहे हो इसमें लौह युग शुरुआत हुआ तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले लौह के यानी कि आयरन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो जगह है अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो है एटा। इसी के साथ इस लौह युग की शुरुआत से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ? वो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। और याद रखना इस कृषि के साक्ष्य
ऋग्वेद के जो चौथा यानी कि फोर्थ नंबर का जो मंडल है उस चीज में किस चीज का उल्लेख है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का उल्लेख है। और इसी उत्तर वैदिक काल में आपने देखा था कि जो लौह युग है उसके लौह के आविष्कार से अतरंजी खेड़ा में जो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे कृषि में बहुत बड़ा सुधार हुआ, जिससे पशुपालन और कृषि का सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर वैदिक काल से हो जाता है। वहीं अगर आप पढ़ रहे हैं क्या उत्तर वैदिक काल, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ऋग्वेद काल देखा था, ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि एक पर्वत चोटी के हमें साक्ष्य मिले जिसका नाम क्या था? उत्तर वैदिक काल में भी हमें एक पर्वत चोटी का साक्ष्य मिले जिसका नाम था मुजवंत पर्वत चोटी। वहीं हमें उत्तर वैदिक काल में भी कुछ पर्वत चोटियों के साक्ष्य मिले जैसे मैनार्क, क्रोंच, इस प्रकार से कुछ पर्वत चोटी के साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल से मिले हैं, जो कि हिमालय पर्वत की जो हिंदू कुश पर्वत वाला जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है यानी कि पूर्व वाला जो क्षेत्र है वहां से हमें इस पर्वत चोटी के साक्ष्य मिले। इतनी बात आपके समझ में आई। इसके साथ आपको और क्या पढ़ना है? महिलाओं की स्थिति। आपको देखना है जो महिला हैं, स्त्री हैं, उनकी स्थिति कैसी थी। वहीं ऋग्वैदिक काल में आपने देखा महिलाओं की स्थिति ठीक थी। कैसे ठीक थी? उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था, इन सब चीज़ों के अधिकार महिलाओं को वहाँ मिले हुए थे। लेकिन वहीं यहाँ आकर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ? गिरावट आने लगी। क्या आने लगी? गिरावट आने लगी। इसका मतलब सीधा सा है कि जो यज्ञोपवीत आप पढ़ रहे थे अभी तक और इसके साथ साथ उपनयन संस्कार जो आप अभी पढ़ रहे थे, इन दोनों संस्कारों का करने का जो महिलाओं का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। तो पूछे आपसे कि किस युग में महिलाओं के जो उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करते थे वो किस युग में आकर समाप्त हो जाते हैं? उत्तर वैदिक काल में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। आगे देखेंगे जो महिलाओं की स्थिति में और क्या हुआ। आपने देखा राजनीतिक कुछ अधिकारों में भी इनकी कमी हो गई। कैसे कमी हो गई? आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नाम से 3 राजनीतिक संस्थाएं थी। उन तीनों संस्थाओं का यहाँ आकर क्या होने लगा? वो समाप्ति के ओर आने लगी। जैसे पेपर में पूछे जो विदत नाम की संस्था थी वो समाप्त हो गई कब? उत्तर वैदिक काल में। वहीं सभा और समिति जो आप पढ़ रहे हो, इस समिति में महिलाओं का जो भाग था, भागीदारी थी, अधिकार था, वो भी समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कुछ हमें विदुषी कन्याएं भी मिली हैं उत्तर वैदिक काल में भी। और मैंने आपको बताया था विदुषी कन्याओं के बारे में ऋग्वैदिक काल में ऐसी कन्याएं जो कि स्कॉलर यानी कि जो शिक्षित थी। ठीक, तो वहां हमने ऋग्वैदिक काल में देखा वो कौन थी? जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता। इसी के साथ साथ कुछ विदुषी कन्या उत्तर वैदिक काल में भी थी जिनके नाम जैसे आपको याद रखने एग्जाम के लिए, जैसे गार्गी, ग्रहिता, गंधर्व, मैत्रेयी और वेदवती। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है वो ये कि मान लीजिए 3 ऑप्शन इसका दे और एक ऑप्शन ऋग्वैदिक काल की विदुषी कन्याओं का रख दे, वो पूछे इसमें से कौन सी कन्याएं ऋग्वैदिक काल की हैं, विदुषी कन्या है या नहीं है, तो आपको इनके अलग याद रखने हैं और ऋग्वैदिक काल की विदुषी कन्याओं के नाम अलग से याद रखने हैं। और क्या चीज़ आपको देखनी है? इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति आपने देखी, आपने पर्वत चोटी को देखा, आपने लौह युग, तकनीकी युग की शुरुआत को देखा उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा एग्जाम के लिए याद रखनी है, वो है वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था। आपने ऋग्वैदिक काल देखा, ऋग्वैदिक काल में आपने देखा जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और उसमें वर्ण व्यवस्था में बताया गया था कि जो व्यक्ति जो कर्म करेगा वो उसी वर्ण का माना जाएगा। इस चीज की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। लेकिन वहीं अगर उत्तर वैदिक काल देखें, यहाँ वर्ण व्यवस्था विपरीत हो गई। विपरीत कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई कि यहाँ पर व्यक्ति जो जिस जाति यानी कि जिस वर्ग में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित ना होकर वो जन्म और जाति आधारित हो गई। ठीक, और इसी के साथ साथ गोत्र व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? गोत्र व्यवस्था प्रारंभ भी कब से मानी जाती है? गोत्र व्यवस्था भी प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजों को देखेंगे। देखिए उत्तर वैदिक काल में अब तक आपने क्या क्या देखा? उत्तर वैदिक काल में आपने देखा विदुषी कन्याएं देखी, आपने राजनीतिक अधिकार देखे, विदत देखी, सभा समिति को देखा, लौह युग तकनीकी शुरुआत को देखा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्या चीज, वो है कुछ प्रमुख उपनिषदों को देखेंगे। तो कुछ प्रमुख उपनिषद आपको पता होने चाहिए। उत्तर वैदिक काल अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रमुख उपनिषदों को देखो। मैंने अभी बताया था कि उपनिषदों की संख्या 108 है। अब 108 तो आपको नहीं पढ़ने, आपको वो पढ़ने हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं।
पहला जो उपनिषद आपको पढ़ना है उस उपनिषद का नाम है वो है मुंडकोपनिषद। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो वो आपसे पूछता है कि मुंडकोपनिषद जो है वो कहाँ से लिया गया है या कहाँ इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मुंडकोपनिषद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो उत्तर वैदिक काल से मिलती है। और ये मुंडकोपनिषद हमने कहाँ से लिया है, ये अथर्ववेद से लिया है। कहाँ से लिया है, अथर्ववेद से लिया है। अब इसमें किस चीज़ की जानकारी है, यहाँ से हमने क्या लिया है, यहाँ से हमने लिया है एक सत्यमेव जयते, जो हमारे अशोक स्तंभ के नीचे जो स्लोगन लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। दूसरा उपनिषद जो इंपॉर्टेंट है वो है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। वो आपसे पूछे इस छांदोग्य उपनिषद में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो आप बताना इस छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की, जो कृष्ण नाम है, जो कृष्ण भगवान है, उसकी जानकारी हमें इस छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। इसके साथ साथ इसी उपनिषद में हमें 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। किसकी, 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है और अभी हम आपको बताएंगे वो 3 आश्रम कौन कौन से हैं। इसके साथ जो तीसरा उपनिषद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जावालोपनिषद। कौन सा उपनिषद, जावालोपनिषद। जो जावालोपनिषद है इसमें हमें 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। कितने आश्रमों की, 4 आश्रमों की। अब हमें वो 4 आश्रम देखने हैं। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं, वो 4 आश्रम आपको यहाँ देखने हैं। पहला आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, थर्ड इज वानप्रस्थ, फोर्थ इज संन्यास। तो आपको ये 4 आश्रम दिखाई दे रहे होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों की जानकारी हमें जावालोपनिषद में मिलती है। अब हम देखेंगे और उत्तर वैदिक काल में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है विवाह। देखिए उत्तर वैदिक काल में हमें पता लगता है कि जो विवाह संस्कार है वो कितने प्रकार के हुआ करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 8। अब आपसे वो पूछे 8 प्रकार जो बताए गए हैं इसके साक्ष्य और कहाँ हमको मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं मनुस्मृति में। कहाँ मिलते हैं, मनुस्मृति में। और जो मनुस्मृति है आपको पता होनी चाहिए इसकी रचना कहाँ हुई थी। इसकी रचना शुंग काल, शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी के समय, यानी कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसके समय इस मनुस्मृति की रचना हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको उत्तर वैदिक काल की वो प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी जो हमें उत्तर वैदिक काल में अपने एग्जाम के लिए देखनी है। तो यहाँ तक उत्तर वैदिक काल हमने देखा और अगली क्लास में हम ये देखेंगे कुछ मॉक क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग के माध्यम से कि और इस वैदिक सभ्यता से क्या चीज़ें बन सकती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।